कामरान भी नाश्ता कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, दोबारा से नाश्ता कर रहे हैं। जब आप होम कुक बन रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि हम एक ही दिन में सब कर लेंगे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे, मुस्तफा कमाल साहब हो सकते हैं, वो थोड़ा सा गेन कर जाएंगे इन चीज़ों से। हमारी फिल्म को शूट करने में बहुत सारी रिजर्वेशन। सफ़े मातम उसके बाद बिछ गया था आपके पड़ोसी मुल्क में। हाँ, पूरा जो सिस्टम है कमांडर सिटी का, वन हेल्पिंग अदर, इस पे बेस करना है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सुबह खैर। और मैं हूँ आपके साथ वर्दा शुएब और मेरे साथ हैं मोहम्मद कामरान। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू वर्दा। आपको एक बहुत मैं कहूँगी बहुत अच्छी सी गुड मॉर्निंग कामरान। और आज हमारा आखिरी शो है। कहाँ पे जा रही हैं आप? मैं कहीं नहीं जा रही मैं कहीं नहीं जा रही। हम नए साल में एंटर होने वाले हैं, तो हमारा साल का आज का आखिरी शो है, क्योंकि आज फ्राइडे है। आप सबको जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और क्योंकि आज दिसंबर 30 है, हाँ। कल न्यू ईयर होगा। अब इंशाअल्लाह हम जब वापस मंडे को शो करेंगे, तो 2 जनवरी होगा, तो नए साल में दाखिल होकर शो करेंगे। तो प्लान्स हैं आपके वैसे न्यू ईयर नाइट के? ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लान्स हैं। न्यू ईयर के प्लान्स नहीं है तो फिर कहाँ के प्लान बोर मैं नहीं हूँ। एक बर्थडे का वेट करती हैं खवातीन और एक न्यू ईयर का बहुत वेट करती हैं। आई हर्ड दैट। इज इट ट्रू? मैं बहुत चीज़ों का वेट करती हूँ, मैं हर ओकेजन का वेट करती हूँ। मुझे मजा आता है हर ओकेजन सेलिब्रेट करने का, चाहे वो ईद हो, बकरा ईद हो, के खाने भी पकते हैं किचन में, शॉपिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। मर्द हजरात किस चीज़ का वेट करते हैं, आप मुझे बताइए। हम लोग सिर्फ वेट करते हैं कि रात का खाना आ जाए और हम सो जाएं। So sweet of you। खैर, जैसे कि आज आपको बताया कि आज हम बहुत ही स्पेशल शो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो अगर न्यू ईयर पे आप चाह रहे हैं कहाँ से केक बनवाए, कहाँ से स्नैक्स बनवाए, घर में पार्टी करना चाह रहे हैं, तो वो मसला भी हम आपका हल करेंगे। आपको मूवी की कास्ट से भी मिलवाएंगे, और वो कौन सी मूवी होगी ये सरप्राइज है, इसके लिए शो देखना पड़ेगा आपको। और कनान चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे थ्रू आउट द शो। बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही मुश्किल से वो हमारे हाथ आए हैं। आज थ्रू आउट वो हमारे साथ शो पे होंगे। कुछ बताएंगे आपके अगले साल के बारे में। वैसे पिछला साल आपका गुजरा कैसा? बिल्कुल, पिछला साल बहुत अच्छा गुजरा। अभी हम डिस्कस भी करेंगे सियासत में क्या हलचल रही। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने नए साल के बारे में जाने कैसा रहेगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और कनान चौधरी से पूछ भी सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि हम अपना शो स्टार्ट कर देते हैं कोट ऑफ द डे से। तो आज का कोट ऑफ द डे भी हम ढूंढ के लाए हैं आपके लिए, और वो ये है कि वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि गुजर जाता है, और समटाइम्स आपको ऐसा फील भी होता है कि यार बुरा वक्त चल रहा है और शायद ये कभी गुजरेगा ही नहीं, लेकिन जब वो गुजर जाता है तो आपको एहसास भी नहीं होता, आपको याद भी नहीं रहता कि यार इतनी बड़ी मुश्किलात से हम ऐसे गुजर गए कि एहसास भी नहीं और भूल गए। और मुझे हमेशा लगता है कि जब भी आपको बुरा वक्त आता है और जब आप उससे गुजर जाते हैं, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आपकी मदद करता है। पहले तो ये याद रखिए कि अल्लाह ताला आपको उतनी ही आजमाइश में डालता है जितनी आप में उसको बर्दाश्त करने की क़ुव्वत हो। मेरा रब कभी भी आपके साथ उससे ज़्यादा नहीं करेगा जितना आपकी बर्दाश्त से बाहर हो। और जब भी आप अल्लाह ना करे किसी बुरे वक्त से बाहर निकलें, कभी किसी पे ना आए, अल्लाह ना करे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आ भी जाता है अल्लाह के हुक्म से आप बाखैरियत उससे निकल जाते हैं, तो हमेशा मजबूत होकर निकलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और इस पे ये कहते हैं कि जब भी आप पे ये बुरा वक्त आता है, बेसिक तौर पे आपको सिखाने के लिए आता है। और मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में वो उतार चढ़ाव ना आए होते तो आज मैं वो इंसान ना होता जो कि इस वक्त में हूँ। आप उन चीजों से सीखते हैं और आप लर्न करते हैं, और शायद अल्लाह ताला आपको सिखा रहा होता है आने वाली मुश्किलात के हवाले से, जो कि बड़ी मुश्किलात होती हैं और उनके बारे में आपको पहले से, क्योंकि आपके ऊपर वो वक्त गुजरा होता है, तो आप सीखे होते हैं और वो बहुत आसानी से आप वो मुश्किलात जो कवर कर लेते हैं। और बहुत से लोगों के चेहरे भी सामने आ जाते हैं, कौन आपका अपना है और कौन नहीं है, और कौन अपना होने की एक्टिंग करे, दिखावा करे, किस पे ट्रस्ट किया जाए, किस पे ट्रस्ट ना किया जाए। जैसे हमारे सियासतदानों का हाल हुआ इस वक्त, समझ में नहीं आ रहा किस पे भरोसा किया जाए, किस पे ना किया जाए। कामन टसोरी जो है वो MQM को मुत्तहद करने में लगे हुए हैं फिर से एक बार, पहले जिस पे भरोसा नहीं किया जा रहा था। बहुत कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है आपको बताते हैं। फिलहाल नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। अलविदा अलविदा 2022, इमरान खान की हुकूमत से इम्पोर्टेड हुकूमत तक की कहानी गुजरे साल में आपको बताएंगे आज के शो में कि क्या रहा, कैसा रहा पिछला साल। कराची टेस्ट का आखिरी रोज कौमी टीम को शिकस्त से बचने के लिए मजीद 97 रन दरकार हैं। पाकिस्तान कीवीज के खिलाफ 2 विकेटों पर 77 रन से इनिंग्स की शुरुआत करेगा। हिंदुस्तानी जासूस कुलभूषण यादव की जिंदगी पर मबनी 2.5 चाल की कहानी। दहशतगर्दी के पीछे छुपे चेहरे को बेनकाब
करने के मिशन पर हैं। तैमूर शिराजी की नई फिल्म ढाई चाल बड़े पर्दे पर आने को तैयार। फिल्म की कास्ट आज बनेगी हमारे शो की मेहमान। और मरी, कागान और नारायण समेत बालाई इलाकों में भी बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है और ठंडे ठार मौसम में सयाहों की खूब मौज मस्तियां भी जारी हैं। कोयटा में सर्द हवाओं के बाद महकमे मौसमियात ने कराची में भी आज से ठंड बढ़ने की पेशगोई कर दी है। तो बिल्कुल में ठंड हो गई है। ठंड आई डोंट नो, लाइक मुझे वैसे यहाँ पे स्टूडियो में एसी क्योंकि चल रहा होता है इसलिए लगती है, वैसे यूजुअली मुझे ठंड लगती नहीं है। लेकिन मरी में लोग मौजूद हैं और फुल टाइम चिल कर रहे हैं, फुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं। आई मिस मरी, लाइक हमारे लिए आई यूज्ड टू लिव इन इस्लामाबाद बट आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, तो वहीं पे मेरा बचपन भी गुजरा क्योंकि अब जब से कराची आए तो कराची के हो गए। मरी इज लाइक यू नो 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे है, तो हम लोग यूजुअली ये भी करते थे कि नाश्ता करने भी मरी चले जाते थे। अब लेकिन इतना रश हो गया है, जब बर्फबारी होती है इतना रश हो जाता है कि अब आप ना जाने का आपको दिल ही नहीं करता, क्योंकि आप रास्ते में फंस जाते हैं और बर्फबारी हो जाए तो वैसे ही रास्ते जो है वो बड़े अजीब से हो जाते हैं। I personally avoid to go to मरी बिकॉज जब से उन्होंने एक माफिया बना लिया है, एक इतना कमर्शियल कर दिया है, एक ही माल रोड है, उस पे इतना रश होने लग गया है ना। मैं हमेशा से कहता हूं कि बात है कि मरी को I personally ना से कि बॉयकॉट किया जाए, क्योंकि जिस तरह का लास्ट टाइम हमने देखा पिछले साल ही जो सूरत हाल हुई थी मरी में, और लोगों ने इतनी जालिमाना, एक मैं कहूंगी कि बिल्कुल इंसानियत से गिरी हुई हरकत की थी, रेट्स महंगे कर दी, तो इससे टूरिस्ट को नहीं जाने दिया था। तो इससे बेहतर है कि आप किसी और तरफ चले जाएं। इससे बड़ी क्या बात होगी कि एक किसी की जिंदगी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने घर के जो अपने होटल्स किरायों से। एनी हाउ अब कुछ बढ़ेंगे टॉप ट्रेंड्स की जानिब। कश्मीर साइड, एबटाबाद की साइड चले जाएं, आगे चले जाएं, मरी को थोड़ा सा अवॉइड करें। खैर मुझे थोड़ा सा वो हो गया मरी से। टॉप ट्रेंड्स की जानिब बढ़ते हैं। बिल्कुल टॉप ट्रेंड की तरफ बढ़ते हैं। तो रेस्ट इन पीस लेजेंड जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है। 15,000 से ज़ायद सारिफीन जो हैं वो इस पर अब तक ट्वीट कर चुके हैं, क्योंकि एक बहुत ही फेमस लेजेंड क्रिकेट कैंसर में मुब्तला थे, आंतों के कैंसर में मुब्तला थे, फुटबॉलर, बहुत ही अजीम खिलाड़ी थे। 82 बरस की उम्र में वो इंतकाल कर गए हैं और आज वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। तो लेजेंड उनको करार दिया जा रहा है फुटबॉल का, पहले नाम है इनका, और आंतों की कैंसर की वजह से ये उसमें मुब्तला हैं और आज हम में नहीं रहे, इंतकाल कर गए हैं। वी स्टैंड विद शाहिद आफरीदी जो है ये भी ट्रेंड कर रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का जब से ऐलान हुआ है तो अब तक सारफीन लाला से खफा हैं, मगर दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर शाहिद आफरीदी के जो फैंस हैं, जो उनके हक में बात कर रहे हैं, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। हर कोई लाला से इज़हार यकजहती करता दिखाई दे रहा है और टॉप ट्रेंड में अब तक 4,000 से ज़ायद सारफीन इस हवाले से भी ट्वीट कर चुके हैं। और एक बार मैं मुबारकबाद भी देना चाहूंगी यहाँ पे शाहिद आफरीदी को हमारी पूरी टीम की जानिब से, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी की शादी की तकरीबात का आगाज हो चुका है। तो अल्लाह ताला आपको सब खैर आफियत के साथ कर दे और हम आपकी बेटी हमारी बेटी हैं, हमेशा अपने घर में खुश रहें, आमीन और शादो आबाद रहें। और मरी भी गुज़िश्ता रात से जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता रात मरी में बर्फबारी हो गई है, जिसकी वजह से मलका कोहरसार के हुस्न में 4 चांद लग गए हैं और हर तरफ चांदी बिखर गई है। पहाड़ों पर आप देख सकते हैं, ओहो बर्फबारी। आपका मरी कामरान ये माल रोड है मुझे लग रहा है ये, और ये भी टॉप ट्रेंड कर रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि बर्फबारी हो रही है यहाँ पे। और बर्फ क्योंकि अब जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो लोग हैं, अब या तो वो सवाद जा सकते हैं, नारायण कागान जा सकते हैं जो कि बहुत दूर है, या फिर वो मरी जा सकते हैं। तो वो फिर यूजुअली क्योंकि मरी 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे आपके पास होता है, तो सारे के सारे लोग जो होते हैं जब बर्फबारी होती है तो वो देखने पहुंच जाते हैं। हालांकि आप अमेरिका में मौजूद लोग हैं या इंग्लैंड में लोग, अगर आपके रिलेटिव्स मौजूद हैं, दोस्त रिश्तेदार मौजूद हैं, तो वहाँ पे तो क्योंकि हर वक्त बर्फबारी होती रहती है, तो वो कहते हैं कि यार व्हाई इज दैट, हम तो इनसे इतने फंस जाते हैं, 4-4 फीट 5-5 फीट उनके घर के आगे बर्फ जम जाती है। मुझे बताते हैं मेरे भाई वगैरह, तो कहते हैं कि भाई हम तो सबसे पहले काम होता है कि बर्फ निकालें खोद के यहाँ से, उसके बाद गाड़ी निकालें, गाड़ियाँ तक जम जाती हैं। लेकिन अभी भी अमेरिका में जो है वो बर्फानी तूफान आया है, बहुत सी जानें जा चुकी हैं। तो हमारी दुआ है कि हर अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और खैरियत से रखे, वहाँ पे जिसके भी लवाहिकीन मौजूद हैं सब लोगों को। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सियासी उतार चढ़ाव की। 2022 वैसे कामरान सियासत के लिए बहुत बड़ा एक उतार चढ़ाव लेके आया है, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। इमरान खान की हुकूमत गई, नई हुकूमत आई, उसके बाद जो कुछ हमारा पार्लियामेंट के अंदर होता रहा वो तो ऐसा था कि कभी कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये कुछ हो जाएगा। डू यू अग्री कि जब से खान साहब की हुकूमत गई है उसके बाद से पाकिस्तान का बुरा वक्त शुरू हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही है। और असल में बात यह
कि हमारी जो माशी इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह से उनकी हुकूमत गई और फिर उसके बाद जो जिस तरह का सियासी अदम इस्तेहकाम आया तो उसकी वजह से माशी इस्तेहकाम भी आया, तो आम आदमी की जो जिंदगी है मजीद मुतासिर हुई इसी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से। बोल की तरफ से ये मैं कहूंगी कि बोल भी हमेशा हक और सच की आवाज बन के खड़ा रहा। 2022 में बोल बना आवाम की आवाज और लोगों ने पसंद किया और बन गया बोल पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल। बहुत दबाव डालने की कोशिश की गई बोल पर, बोल की मैनेजमेंट पर, लेकिन बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा, बोल झुका नहीं और आवाम की जो नुमाइंदगी है, आवाम की जो आवाज़ है वो आवाम तक पहुंचाता रहा। और इसी सारी सूरत हाल में हमें ये साल गुजर भी गया और अगले साल के लिए भी हमें जो आवाम की दुआएं हैं उसकी बहुत ज़रूरत रहेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि बोल हमेशा बना है आवाम की आवाज़ और बोल बना नंबर 1 चैनल आवाम की वजह से, आपकी वजह से, तो इसमें आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे कि होने क्या वाला है, कि अरकान को पेश होना था स्पीकर के सामने, नहीं हुए, साल ख़त्म हो गया है, नया साल आने वाला है। उमर सरफराज चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर पंजाब भी हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में, उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। उमर साहब ये बताइएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली के सामने अरकान को तस्दीक के लिए पेश होना था, लेकिन सियासी कशमकश में पूरा साल ही निकल गया है। 2022 हासिल वसूल अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, पहले टाल मटोल होती रही, फिर उसके बाद वक्त दिया गया, लेकिन फिर अपनी मसरूफियात की वजह से स्पीकर साहब जो है वो बुध को मौजूद ना थे। तो आपको क्या लग रहा है कि नया आने वाला साल सियासी सूरत हाल में किस तरह साबित होगा? देखिए, आपने खुद ही कहा कि ये सब हीले बहाने टाल मटोल के, वरना बड़ा वाज़ेह तौर पे जो हमारे डिप्टी स्पीकर ने जब तमाम इस्तीफ़े जो हैं उनको एक्सेप्ट करके आगे फॉरवर्ड किया था तो उसी को जो है हतमी समझा जाना चाहिए था। लेकिन आपके सामने कि जिस तरह से सूबाई असम्बलियों की तैलीम में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, इसी तरीके से पिछले 7-8 माह से जो है इनकी कोशिश ये है कि कौमी असम्बली के जो इस्तीफ़े हैं वो ना कबूल किए जाएँ, क्योंकि एक भारी तादाद में जो है वो फिर इलेक्शंस उसमें करवाने पड़ते हैं। और आपके सामने ये जो हालिया 2 बाई इलेक्शंस हुए उनके अंदर जो है इस पीडीएम इत्तेहाद को जो है बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अच्छा चीमा साहब, कुछ इत्तलात ये भी मौसूल हो रही थी कि अरकान है कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो स्पीकर के सामने जाकर अपने इस्तीफों की तस्दीक नहीं करना चाहते हैं, उससे इनकारी हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ है या फिर ये मुखालिफिन का प्रोपेगेंडा है? यकीनन इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा है उसका जो है मकसद तो यही होता है कि झूठ और मुख्तलिफ इस तरह के झूठे इल्ज़ामात लगा के जो है जो असल जो मसला है उससे तवज्जो हटाई जाए। वरना आपके सामने जब बार बार जो है पीटीआई के एमएनए कह चुके हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं तो उस पर कर लेने चाहिए थे उनको। चीमा साहब, पंजाब की सियासत में काफ़ी हलचल है, लगता है कि नया आने वाला साल भी इसी हलचल के साथ ही शुरू हो रहा है और कुछ खबरें ये भी हैं कि जनूबी पंजाब के कुछ अरकान ऐसे हैं जो पंजाब की असम्बली तहलील करने के खिलाफ हैं। सिर्फ 5% लोग चाहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, बाकी लोग नहीं चाहते। क्या ये खबर दुरुस्त है? आप तस्दीक करेंगे इसकी? देखिए, जो जमहूरी सियासी जमात होती है उसमें इख्तिलाफ राय का हक़ ज़रूर होता है, लेकिन जब एक हतमी फ़ैसला हो जाए तो उसके ऊपर सब उसके पाबंद भी हैं और सब उसको फॉलो करते हैं। और आपने देखा कि इवन हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी राय मुख्तलिफ थी और भी कुछ अरकान की मुख्तलिफ थी, लेकिन फिर जब फैसला हुआ एक कंसेंसस के साथ तो सब ने जो है इमरान खान साहब के फैसले पे सब ने लब्बैक कहा है और सब उस पर कायम है। बहुत शुक्रिया। उमर सरफराज सीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दे रहे थे और कह रहे थे कि पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है और हर किसी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन जब एक बार पार्टी चेयरमैन की जानिब से फैसला कर लिया जाता है तो उसके बाद उसी फैसले पे अमल दरामद होता है और इसके हवाले से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है बिल्कुल वो गलत है। एनीहाउ, साल की बात कर रहे हैं, नए साल की बात कर रहे हैं और सियासत में क्या होने वाला है यही पूछेंगे। जैसे कि स्टार्ट में हमने अनाउंस किया था कि बॉडी फेमस दी वेरी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजिस्ट कन्नान चौधरी आज फाइनली हमारे साथ सेट पे मौजूद है और वो आ गए हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम कन्नान भाई एंड वेलकम टू आवर शो। और आप भी अपने सितारों के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो नंबर चल रहा होगा नीचे, आप लोग कॉल कर सकते हैं। कन्नान भाई यहाँ पे मौजूद है, फायदा उठा सकते हैं, आप लोग भी जान सकते हैं कि अगला आने वाला साल कैसा रहेगा आपका। कन्नान साहब, पाकिस्तान के हवाले से सबसे पहले बात करना चाहूँगा, पाकिस्तान के सितारे क्या कहते हैं इस नए साल के हवाले से? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सितारे तो आई गेस एक ही हैं, सो क्या होने वाला है पाकिस्तान में अगले साल और क्या अच्छा रहेगा ये आने वाला साल? थोड़ा सा कुदरत नरमी करेगी हम पे इस साल?
देखिए, आपने बात की पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सितारे एक ही हैं, दोनों कंट्री एक ही महीने में जो है वो आज़ाद हुए हैं। जैसे पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त है, उनकी 15 अगस्त है। तो देखा जाए तो प्लानिटरी पोजीशन तो एक जैसी मिलती जुलती होनी चाहिए, बट न्यूमरोलॉजी में यहाँ पे डिफरेंस है एक अदद का। अगर हम 14 को जमा करते हैं, 4 और 1 को 5 जमा करने से अदद 5 बनता है, जबकि 15 को जमा करने से 5 और 1 को अदद 6 बनता है। तो यहाँ पे एक अदद का डिफरेंस है जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 को 2 जमा 0 जमा 2 जमा 3 को जमा करने से 7 का अदद बनता है। और 7 के अदद की अहमियत की थोड़ी सी मैं आपको बात बताता चलूं तो पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ को अगर हम जमा करें तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज वजूद में आया। 14 जमा 8 जमा 1947 को जमा करें तो 7 का अदद बनता है, जो पाकिस्तान की फेट का यानी लक का अदद है। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या होने जा रहा है कि 2023 को जमा करने से 7 का अदद बनता है एक चीज़, लेकिन पाकिस्तान अगस्त 2023 में अपने 77th ईयर में एंटर होगा, विच इज़ एडिंग अप टू नंबर 5, जिसमें 777 आता है और अगेन 5 का अदद आता है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर्स की कैलकुलेशन को देखें और 7 एक स्पिरिचुअल नंबर है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान पे करम करेंगे। तो पाकिस्तान अगस्त 2023 के बाद अपने लकी और बेटर टाइम में एंटर हो जाएगा। और इससे पाकिस्तान की, मैं ये नहीं कह रहा कि दूध की नहरें बह जाएंगी, लेकिन यह है कि अगस्त 2023 का जो पाकिस्तान का बर्थडे आएगा उसके बाद पाकिस्तान अपने ट्रैक पे कंटिन्यूटी के साथ चलेगा और इंशाल्लाह तरक्की की राहों पे गामजन हो जाएगा। ग्रेजुअली होंगी चीज़ें, बट इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब 2023 को थोड़ा सा मजीद मैं एक्सप्लेन करूं तो इसमें 2 का अदद 2 बार आता है और 3 का अदद 1 बार आता है। 2 का अदद जो है ये मून को जाहिर करता है और 3 का अदद जुपिटर का अदद है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि मून का जो अदद है वो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको रूल करता है, यानी पाकिस्तानी पीपल जो है, लोग जो है वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे और खड़े होंगे। इसलिए हमें एजिटेशन भी किसी तरह के देखने को मिलेंगे, फिर डिटेल में चलेंगे उसमें। बट जो 3 का अदद यहाँ पे मौजूद है, 3 का अदद जुपिटर का होता है, जिसका ताल्लुक पैसे से होता है, कौमी ख़जाने से होता है, मैशत से होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ 3 के अदद को देखते हुए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को जो है कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की मदद हासिल होगी, वो पैसे हमें ज़रूर मिल जाएंगे जो हमें डिफ़ॉल्ट से बचाने में मददगार साबित होंगे इंशाल्लाह। ये असेंबलियों का क्या होने वाला है, इलेक्शंस का क्या होने वाला है, कौन लग रहा है, आने वाली जमात कौन सी होगी, कौन इलेक्शन में जीतेगा कौन नहीं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कनान साहब कि आप इस बात की तस्दीक करेंगे न्यूमरोलॉजी के हवाले से कि MQM मुत्तहिद हो रही है और इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को कमज़ोर किया जा सके ताकि MQM पूरी मुत्तहिद हो। तो ऐसा हो पाएगा क्या? ये भी सुनने में आ सकता है कि कोई कहीं से लंदन वंडन से वापसी के इम्कानात हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक लंदन से वापसी की आपने बात की तो उनका, जिनकी लंदन से वापसी की बात की जा रही है MQM के हवाले से, अल्ताफ़ हुसैन साहब की मैं बात करूँ, उनका तो मुझे अनलकी टाइम पीरियड कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा उनकी वापसी हो सकती है। और जहाँ तक आपने नवाज शरीफ साहब की अगर मैं बात करूं तो आप ही के शो में 2022 में मैंने आगाज़ में कहा था कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे, जबकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और फिर सियासतदान कह रहे थे जी आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, और 2022 गुजर गया, अभी तक तो पाकिस्तान में वापस नहीं आए। तो मुझे नून लीग की जानिब से कुछ डेट्स आ रही हैं कि 15 से 20 जनवरी के दरमियान जो है वो नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे वतन जनवरी में 2023 में। क्या होगा ऐसा मुमकिन? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखें, 2022 में भी बहुत सारी डेट्स दी गई, मेरी प्रेडिक्शन यही बन रही थी कि उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वापसी जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी। अल्ताफ़ हुसैन साहब की आप बात कर रहे थे MQM के हवाले से, तो उनकी भी वापसी मुझे मुमकिन नहीं लग रही। इवन सियासत में भी उनकी बहुत बड़ी जो वापसी है वो मुमकिन होती नज़र नहीं आती। आपने बात की MQM के कोलेशन की कि वो आपस में एक होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो गेन करेंगे इन हलकों में से वो मुस्तफ़ा कमाल साहब हो सकते हैं। अच्छा। वो थोड़ा सा गेन कर जाएंगे इन चीज़ों से, अपना एक अलग बयानिया बना लें या किसी तरह भी पॉलिटिकली वो गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़ारूक सत्तार साहब का भी मुझे बहुत अच्छा टाइम पीरियड बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गो के अप्रैल में थोड़ी सी फेवर उनके लिए मौजूद रहेगी, बट उसके बाद मुझे चीज़ें दोबारा से इसी तरह जो है वो चलती। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, राशिदा। राशिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राशिदा, क्या पूछना चाहेंगी? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं अपनी बेटियों के मुताबिक पूछना चाहती हूँ। दोनों बेटियां पढ़ी लिखी हैं, जी। उनकी शादी के लिए मतलब डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। आपकी बेटियों की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तारीख पैदाइश? 27 साल है बड़ी बेटी की, 27 साल है, छोटी की 24 साल है। नहीं, उम्र नहीं, तारीख पूछनी है ना? जी, तारीख जी, तारीख बता। 16 मार्च
16 मार्च 1995 और दूसरी 16 मार्च 1995 और दूसरी 2 नवंबर 1998 1998। सही सवाल क्या है आपका? शादी के हवाले से पूछ रही हैं। ये जो 16 मार्च 1995 ये काफ़ी सेंसिटिव बच्ची है आपकी, तो शादी के चांसेस इसके 2022 के एंड से शुरू हुए हैं, तो होपफुली 2023 में इनकी शादी हो जाएगी, क्योंकि 2023 को भी ऐड करने से अदद 7 बनता है। आपकी बेटी का अदद भी 7 बनता है, 16 को पैदा हुई, 6 और जमा 1 7 का अदद बनता है। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बड़ी सेंसिटिव बच्ची हैं और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे लेती हैं, तो इस हवाले से आपको थोड़ा सा देखभाल के इनका जो है रिश्ता वो करना चाहिए। बट इंशाल्लाह इनकी शादी 2023 में पॉसिबल है और जुलाई 2 नवंबर 1998 टाइम होगा जी। और जो 2 नवंबर वाली बच्ची हैं उनका, जो 2 नवंबर वाली हैं उनका भी टाइम पीरियड अच्छा चल रहा है, उनके चांसेस 2023 के एंड से होंगे, तो उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है। तो मुझे लगता है होपफुली इंशाल्लाह आपकी बच्चियों के रिश्ते 2023 ख़त्म होने से पहले पहले हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आशिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। कनान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, अगर आपको भी कोई सवाल करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थ्रू आउट द शो कनान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और आप देख सकते हैं कि मजे मजे के स्नैक्स हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं, हम खा रहे हैं। कामरान भी नाश्ता कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, दोबारा से नाश्ता कर रहे हैं या दोबारा नाश्ता कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा खाना बनाया है, ये एंटरप्रेन्योर हैं रमशा। वेलकम रमशा, थैंक यू सो मच। और ये लाहौर ईट में भी अपना स्टॉल लगाने वाली हैं, अगर आप लोग चाहते हैं इनका टेस्टी यमी फूड ट्राई करना तो आप कराची ईट, सॉरी मैं लाहौर ईट पे क्यों जा रही हूँ, कराची ईट आप जा सकते हैं। आज आपको लाहौर बहुत याद है, वजह क्या है? मैं नहीं, लाहौर ईट पे 2 दफ़ा कर चुकी हूँ पार्टिसिपेट एज ए शेफ, वहाँ पे मैं एज इनवाइटेड थी, तो मुझे इस वजह से लाहौर ईट जहन में रह गया है, कराची ईट में भूल गई। तो रमशा ये है क्या, थोड़ा बताइएगा इस बारे में। कराची ईद जो है वो सबसे बड़ा फेस्टिवल है। आपके खाने की बात कर रहे हैं कि वो क्या मेरी रेसिपी। अच्छा, कराची ईद में बेसिकली मैं डम्पलिंग्स का स्टॉल खोल रही हूँ। उसकी वजह ये है कि डम्पलिंग्स जो है यहाँ पे सिर्फ बड़े रेस्टोरेंट्स में ही मिलते हैं और कोई भी लोकली छोटे पैमाने पे नहीं हो रहा होता, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। सो आई वांट कि कम पैसों में अच्छी क्वालिटी दी जाए, सो दिस इज़ माय मोटिव। ओके, ये अभी ये हमने जो मैं खा रहा हूँ ये है क्या? ये सैंडविचेस हैं। अच्छा, रेगुलर सैंडविचेस में डला क्या हुआ है? डिफरेंट है। बता कि कामरान तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, एक्चुअली मेरा काम सिर्फ ये नहीं होता, मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे जो भी कहा जाए मैं वही चीज़ बना रही हूँ, मेरी लिमिटेड कोई भी चीज़। अच्छा, और अगर आपको ऑर्डर करना चाहें हम न्यू ईयर पार्टीज़ के लिए या बर्थडे पार्टीज़ के लिए, कोई ओकेजन है घर में, तो आप कहाँ से कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपसे? मेरे इंस्टाग्राम पेज पे दैट ब्राउन बावर्चन के नाम पे है और उसी पे बस डायरेक्ट मुझे डीएम करें, मेरा रिस्पांस टाइम 1 to 2 आवर्स है। अच्छा, 1 to 2 अच्छा, अब रमशा एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, हम देख रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में ख़वातीन हैं वो भी एंटरप्रेन्योरशिप में आ रही हैं और वो आगे आना चाहती हैं, तो थोड़ा हमें इस हवाले से बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, और आगे जो हमारी इस वक्त ख़वातीन देख रही हैं हमारे प्रोग्राम को, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि वो उन मुश्किलात को अवॉइड कर सकें, या फिर आपने कैसे कोप किया और उनके लिए वो मशअल राह हो? सबसे पहली एडवाइस ये होती है कि कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता, हर चीज़ जो है आप सीढ़ियाँ एक एक स्टेप करके चढ़ते हैं। ये नहीं कि आप फ़ौरन से जंप कर लें, आपको पहले एक ऑर्डर आएगा, फिर वो 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, तो डिसहार्ट नहीं होना, क्योंकि जब आप होम कुक बन रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि हम एक ही दिन में सब कर लेंगे, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एक स्पेसिफिक चीज़ पे नहीं रहे, विद टाइम आप अपना मेन्यू भी बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आनी चाहिए, ग्रेजुअली आपको अपग्रेड करना चाहिए। कनान भाई, आपकी तरफ आ रही हूँ बढ़ के, आगे बताएं कि खान साहब का 2023 कैसा रहने वाला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या बनेगा? इतने सपोर्टर्स हैं उनके जो फुली सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि खान साहब दोबारा हुकूमत में वापस आ जाए। चांस लग रहे हैं, आ रहे हैं हुकूमत में वापस? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी मैं आपको बता रहा था कि 2023 को जमा करने से 7 का अदद बनता है। जब खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे 2018 में प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, तो तमाम एस्ट्रोलॉजर्स ने पाकिस्तान इंडिया से ये कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते क्योंकि उनकी कुंडली में योग नहीं है। मैंने उस वक्त एक लॉजिक दी थी नंबर 7 की, और मैंने ये बताया था कि 7 का अदद खान साहब के लिए लकी है। उन्होंने 25 को वर्ल्ड कप जीता था, 25 को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी और 25 जुलाई को इलेक्शन था। दैट्स वाई मैंने ये प्रेडिक्ट किया था विद लॉजिक
कि खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि अभी 2023 को अगर हम जमा करते हैं तो 7 का अदद अगेन आता है। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए भी 7 का अदद लकी है। खान साहब के लिए भी जो है 7 का अदद लकी है। अभी जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 25th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। फिर खान साहब का एक हमेशा ये रहता है, खान साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में तब्दीली लेके आऊँगा, मैं तब्दीली के लिए काम कर रहा हूँ, और पाकिस्तान भी इस वक्त तब्दीली के लिए तैयार है। 2013 में मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि 2014 तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, और मैंने ये कहा था कि सबसे ज़्यादा एहतजाज होंगे। एहतजाज का मैंने क्यों कहा था, क्योंकि 2014 को जमा करने से 7 का अदद बन रहा था, 2 जमा 1 जमा 4, ठीक है। और तहरीक इंसाफ इसलिए सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आएगी, मैंने कहा था क्योंकि खान साहब को 7 का नंबर फेवर कर रहा था। न्यूमरोलॉजी में एक साइकिल होता है 9 ईयर्स का। बहुत सारे लोग कहते हैं जी एस्ट्रोलॉजी में हमें पता चलता है न्यूमरोलॉजी में 9 ही नंबर है, उसके बाद क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। 2014 को जमा करने से 7 का अदद बन रहा था, एहतजाज हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी बन के शुरू आई, उस चीज़ का आगाज़ हुआ। आज 9 साल बाद साइकिल रिपीट हो रहा है। 2023 को जमा करने से 7 का अदद बन रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी बड़ी पार्टी बन चुकी है। एहतजाज पाकिस्तान में 2014 में हो चुके, बट उस वक्त अवाम और इमरान खान वो तब्दीली नहीं ला सके जिसकी वो कोशिश कर रहे थे। 9 ईयर का वो साइकिल कंप्लीट हुआ है, तो अब इंशाल्लाह 2023 में वही कंटिन्यूटी चलेगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करते हुए अवाम को पाकिस्तान में वो तब्दीली लाएंगे इंशाल्लाह, जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। अगेन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान की बर्थडे पर। पाकिस्तान इस एक साल चीज पूछना चाहूंगी कि खान साहब फाइनली प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगले मैं साल। आ रहा हूं बन रहे हैं फाइनली। मुझे जरा ग्रेजुअली आने दो। अभी हम पाकिस्तान की बर्थडे की तरफ बढ़ते हैं जो अगस्त 2023 में आएगी। तो पाकिस्तान अपने 77th ईयर में एंटर होगा। 7 + 7 here is a double 7 and again adding up to number 5 which is Pakistan's birthday number। 14 अगस्त 14 1 जमा 4 is equal to 5 and 7 + 7 is equal to 5। तो पाकिस्तान में वो रेवोल्यूशन, वो चेंजेस, वो तब्दीलियां आने वाली हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए होंगी। यहाँ से पाकिस्तान की तरक्की का आगाज़ होगा और इंशाल्लाह इसको लीड करेंगे खान साहब, बिकॉज हिज लकी 7 स्पोर्ट्स हिम इन दिस टाइम। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 25 मई को जो है 25 अप्रैल को या 25 मई को 25 को इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, तो 25 को 7 बन रहा है वो, और इलेक्शंस भी होने ईयर में एंटर होने जा रहे हैं। इलेक्शंस होंगे ना, राइट? अभी इस बार जो इलेक्शंस ना होने की बात, इंशाल्लाह होंगे, लेकिन वो आसानी से नहीं होंगे। अच्छा, वो मैंने जैसे कि कहा कि खान साहब को और अवाम को एहतजाज करना पड़ेगा। ओके, और परवेज इलाही के हवाले से बता दीजिएगा। परवेज इलाही साहब के हवाले से इसी शो में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि हमजा शहबाज हटेंगे चीफ मिनिस्टरशिप से और परवेज इलाही बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बने। अभी देखिए आप, परवेज इलाही साहब का जो लकी टाइम चल रहा है वो कंटिन्यू करेगा 2023 में भी। तो मुझे लगता है कि वो जो बातें चल रही हैं ना कि परवेज इलाही साहब सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं खान साहब से या इस तरह की चीजें, मुझे लगता है काफी हद तक उन्हें कामयाबी हो जाएगी। असम्बलियां टूट रही हैं, लाइक वो असम्बलियों में ही रहेंगे और अभी पंजाब असम्बली चलेगी और ये इलेक्शन तक चलेगी, या फिर ये पहले अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्टर देखें क्या होता है कि मैंने आप ही के शो में ये पेशगोई की थी कि दिसंबर में असम्बलियां टूटती मुझे नजर आएंगी। अब खान साहब ने असम्बलियां तोड़ने के लिए दोनों ऑप्शंस दे दिए, बट वो मामला एट द एंड कोर्ट में चला गया। जैसा मैंने इससे पहले पेशगोई की, ये प्रेडिक्शन आपने तकरीबन अगस्त में कहीं की थी जाके, जुलाई में हाँ जुलाई अगस्त में कहीं की थी कि असम्बलियां टूटेंगी दिसंबर में, और उस वक्त तक कोई इम्कान भी नहीं था ऐसा। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ क्या होता है कि अब अदलिया में मामला कोर्ट में है तो उसमें थोड़ा डिले ज़रूर आएगा, बट ये समझ लें कि अदलिया अगर 10-15 दिन 20 दिन बाद डिसीजन देती है तो भी दिसंबर में इनिशिएटिव लिया जा चुका है, तो असम्बलियां टूटेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, टूटेंगी। और दूसरी मेरी प्रेडिक्शन ये थी 2022 में कि 2023 के मार्च के बाद किसी भी वक्त इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अभी भी मुझे इंशाल्लाह यही, और वो आगे अगर इमरान खान साहब आते हैं तो 5 साल आगे भी पूरे करेंगे सर इंशाल्लाह। इमरान खान साहब आएंगे, मैंने इतनी लॉजिक साहब को नहीं, आगे 5 साल की बात कर रहा हूं, इस बार क्योंकि 5 साल पूरे नहीं कर पाए थे तो आगे के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 5 साल तो वो तब पूरे करेंगे ना अगर एज अ प्राइम मिनिस्टर आते हैं। अच्छा, अगर यहाँ से वो चेंज हो जाता है, अच्छा हम वो चेंजेस लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है तो फिर खान साहब गवर्नमेंट में तो आएंगे लेकिन बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। ओके, तो सिस्टम चेंज होने के हवाले से भी यहाँ पे अगस्त 2023 के बाद
यहाँ पे स्टेप्स लिए तो सदारती निजाम आने के चांसेस हैं? हाँ बिल्कुल है, सिस्टम चेंज होगा इंशाल्लाह। ओह जबरदस्त। अच्छा, आपको थोड़े स्टार्स के हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत से हमारे जो इस वक्त नाज़रीन हैं वो कहते हैं कि ये उनके स्टार के लिए कैसा साल रहेगा। सही। अच्छा, लेकिन ब्रेक के बाद बात कर लें कि ब्रेक का टाइम हो रहा है। अच्छा, थोड़ा टाइम है तो हम स्टार्ट ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू कर लेंगे कि 2023 आने वाले सितारों के लिए कैसा साबित होगा और क्या चीजें अच्छी होने वाली हैं, क्या नहीं, किन चीजों की एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, इनको कैसे हम करें जो जिनका अच्छा टाइम है उनसे स्टार्ट से करते हैं, पहले एरीज से शुरू करते हैं, वन बाय वन करते हैं। एरीज लोगों की अगर मैं बात करूं तो काफी अरसे के बाद उनके लिए एक बेहतर टाइम आने वाला है। बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं एरीज लोगों ने, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ उनको मिलेगा। लेकिन एरीज लोगों को मैं 2 एडवाइस देना चाहूँगा। अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखें। जो लोगों से ताल्लुकात अपने एग्रेशन की वजह से आपने ख़राब किए हैं लास्ट ईयर में, उसको कोशिश करें बेहतरी की तरफ लाएं, क्योंकि आपको लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली। एरीज़ की तरक्की का इस साल में जो दारोमदार रहेगा वो इस बात पे रहेगा कि आप लोगों से कितना बेनिफिट ले सकते हैं। जबकि 90% एरीज़ अपने ताल्लुकात को बहुत हद तक ख़राब कर चुके हैं और उसमें इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हैं अपने रिलेशंस में, करीबी लोगों में जो हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि एरीज लोगों की नेचर में एक चीज़ है, हमेशा अग्रेसिवली अप्रोच करते हैं अपने रिलेशंस को। तो आप उन्हीं लोगों से बिगाड़ लेंगे जिनसे आपने हेल्प लेनी है, तो कैसे हेल्प? वो लोग तो वेट करेंगे कि आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आए तो वो फिर कम बैक करें। तो ये चीज़। दूसरी बात ये है कि एरीज के लिए उनके बच्चों के वाले से अच्छा टाइम है। जो बे औलाद एरीज हैं, कोशिश है, उनकी दुआ है कि उनको अल्लाह औलाद दे, इंशाल्लाह उनके घर में खुशखबरियाँ हो सकती हैं। शादी के हवाले से एरीज का अच्छा टाइम है। अगर बिज़नेस करते हैं एरीज या जॉब की तलाश में है, उसके करियर के हवाले से थोड़ा सा बेहतर टाइम है। अगर स्टूडेंट्स हैं एरीज तो उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ का टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छे रिजल्ट्स की तवक्को रख सकते हैं अगर रिजल्ट आने वाले हैं तो। सही। चलें जी, कनान भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एरीज के आगे हम मज़ीद स्टार्स पे जाएंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है कि ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे फिल्म 2.5 चाल की कास्ट से। हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। क्योंकि सर्दी की लहर में इजाफा होने वाला है कराची में भी, सोचा क्यों ना आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करें। तो बताते चलें कि चारों सूबों के मौसम की अपडेट आपको दे रहे हैं हम। पंजाब के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद है। खत्ताए पोटवार की अगर हम बात करें, लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, खुशाब मंडी, भावलदीन और मियांवाली में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा। कोयटा, चमन, ज़ियारत और हरनाई, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। सूबा सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जनूबी वजीरिस्तान, बनू, डीआई खान, कोहाट, मर्दान, पेशावर, नौशेरा, चारसद्दा, सवात, कलाम, मानसहरा, एबटाबाद, कोहिस्तान और दीर चित्राल में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। अगर बात करें हम कराची की, तो कराची में कहा जा रहा है कि आज रात से दर्जा हरारत गिरने का मजीद इम्कान है। और अगर दर्जा हरारत की बात करें तो आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 रहेगा, लाहौर में 7, इस्लामाबाद में 6, कोयटा में -2 और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये तो थी वेदर अपडेट। अब लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे मूवी कास्ट 2.5 चाल से। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। मूवी 2.5 चाल की कास्ट में से हमारे साथ मौजूद हैं उन मूवी के हीरो, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में, हुमायूं अशरफ साहब। जी बिल्कुल, और साथ प्रोड्यूसर मौजूद हैं डॉक्टर इरफान साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वैसे कहा जा रहा है कि 2022 जो है ना वो पाकिस्तानी मूवीज का साल है। बहुत सी मूवीज पाकिस्तान में रिलीज भी हुई हैं, कमबैक हुआ है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छे तरीके से कमबैक हुआ है। और 2023 में वैसे ये मूवी रिलीज होने जा रही है और एक्सपेक्टेशंस यही हैं, क्योंकि ये अगर पाकिस्तान की मूवी कहा जाए, वैसे हम मूवी के हवाले से बात भी करेंगे कि इस मूवी में क्या कुछ है, लेकिन अगर ट्रेलर देखने के बाद आपको अंदाजा भी हुआ होगा और इस मूवी को अगर पाकिस्तान की मूवी कहा जाए तो गलत ना होगा। तो होपफुली उम्मीद, दुआ, ख्वाहिश यही है कि ये मूवी जो है बहुत अच्छा करेगी। आप दोनों को वेलकम करते हैं। इरफान साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगा। थोड़ा सा हमें इस मूवी के हवाले से बताइएगा, कॉन्सेप्ट क्या है और क्या सोच के अपनी मूवी बनाई? देखिए, सबसे पहले तो मेरी क्योंकि जो अपनी ज़िंदगी बलूचिस्तान में गुजरी, बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, रावलाकोट से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं तालीम के सिलसिले में बलूचिस्तान में रहा, काफ़ी टाइम वहाँ रहे, मेरा ख्याल है
20-22 साल का अरसा मेरी फैमिली और हम बलूचिस्तान में रहे, तो उसकी वजह से मुझे बलूचिस्तान के जो हालात का पता था सारा, कि वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं। एक फ़ेज़ आया बलूचिस्तान में 2003-4 के बाद, जब अचानक से चीज़ें बदली, टेररिज्म शुरू हुआ, लोगों को टारगेट किया जाने लगा। तो उस फेज़ के अंदर भी मैंने देखा कि बलूचिस्तान के मकामी लोग जो ट्राइबल नोटेबल थे, उनका बहुत पॉजिटिव रोल था। वो पाकिस्तान की बात करते थे, पाकिस्तान का परचम उठाते थे और इंडियन इन्वॉल्वमेंट को वो बड़ा ओपनली उसमें मुस्तरद करते थे, जिनमें हमारे दोस्त शहीद सिराज रईसानी सफ़े अव्वल पे थे और इस तरह बाकी बहुत सारे लोग थे। तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन सारी की उस पूरे अरसे के अंदर कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और क्या किस तरह इंडियंस वहाँ इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे उसके वायरल चैप्टर्स हैं, सेक्टेरियन किलिंग्स करवा रहे थे, बाकी बहुत सारी चीज़ें थी। कुलभूषण यादव का भी उसमें से एक टॉपिक आपने उठाया। कुलभूषण यादव और इस समेत कई इंडियन एजेंट्स जो कि मुख्तलिफ टाइम में बलूचिस्तान के अंदर आए, और ये तकरीबन एक चीज़ ओपन सीक्रेट है अब कि इंडिया उस सारे खेल के पीछे था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने इस फिल्म को बनाने का जो मेन मकसद था कि बलूचिस्तान के वो मकामी लोग जिनके ऊपर क्योंकि एक छाप सी लग गई है कि शायद वहाँ बलूचिस्तान कोई ना जाए, नो गो एरिया है, टेररिज्म है, या इस तरह की जो एक कंसेप्ट है, और बिलखुसूस मीडिया के अंदर और शोबिस के लोगों के अंदर भी इसका ये है। तो मैंने उस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए मैंने एक तो इस मूवी को हमने बनाया ताकि दुनिया को ट्रू पिक्चर दिखाई जाए कि असल में बलूचिस्तान के लोग कैसे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी यूजुअली, लेकिन वो जो गलत कॉन्सेप्ट हैं वो इस मूवी से यकीनन खत्म होंगे। पाकिस्तान के लिए उनकी कुर्बानियाँ, क्योंकि आप देखें बलूचिस्तान वो सुबह जो टेररिज्म में सबसे ज़्यादा जिसने सफ़र किया, बहुत से आप कह सकते हैं कि सैकड़ों लोग दहशतगर्दी। मैं हुमायूं से भी पूछना चाहूँगी कि आप खामोश बैठे हुए हैं, आप हमारी फिल्म के जो हैं वो मेन लीड कैरेक्टर हैं, तो हीरो हैं हमारी मूवी के, तो आपको कैसा लगा ये मूवी? जब आपकी तरफ स्टोरी आई तो आपने किस तरह की फ़ौरन आपने सुन के कहा कि हाँ दिस इज़ द फिल्म विच आई वाज वेटिंग फॉर एंड आई शुड डू दिस, या थोड़ा सोचा आपने कि इस तरह की एक टेररिज्म से रिलेटेड एक मूवी है तो करने में थोड़ा सोचा पहले आपने? असल में जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट है। Exactly. और आपको पता है कि आम आवाम जो होती है वो आम आवाम कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहती, ख़ास तौर पे एक्टर्स। लेकिन जब आप एक अपने मुल्क के लिए बात करते हैं और जब आप पैट्रियटिज़म की बात करते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जब मैंने स्टोरी सुनी थी, चूँकि ये कोई फेक स्टोरी नहीं थी, इसमें हकीकत पे मबनी चीज़ों को हमने शूट किया है, तो मुझे भी जब ये पता चली, क्योंकि ये डॉक्टर साहब का कॉन्सेप्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आई वुड लव टू डू दैट। तो मुश्किल था, मुझे उसी वक्त सब कुछ समझ आ गया था कि काफ़ी चीज़ें इसमें मुश्किल होगी, इसकी शूट भी मुश्किल होगी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी होंगी, वगैरह थे कुछ इस मूवी में, कुछ एक्शन भी है उसमें, एक्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब मूवी शूट हुई है बलूचिस्तान में, राइट? हाँ, बलूचिस्तान फुल मूवी। ओके, अच्छा, थोड़ी सी बात आपसे मैं करना चाहूँगा पाकिस्तान मूवी इंडस्ट्री के हवाले से भी। हमने देखा, वैसे मौला जट आज इंडिया में भी रिलीज़ हो रही है, जब इंडिया का तस्करा आ ही रहा है तो आपको ये भी बता दूं, बट मौला जट ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ना एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो डू यू फील दैट कि ये मूवी उस स्टैंडर्ड को मीट कर पाएगी या उससे अच्छी है? असल में मौला जट एक बिल्कुल ही एंटरटेनिंग मूवी फिल्म है। एब्सोल्युटली। हमारे फिल्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। फिर हमारी फिल्म को शूट करने में बहुत सारी रिजर्वेशंस थी, और उन सारी रिजर्वेशंस को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब ने अकेले हैंडल किया है। मतलब मौला जट जैसी फिल्म का अगर बजट होता या वो आज़ादी हमारे पास होती तो शायद हम बहुत कुछ और चीज़ बनाते, लेकिन हमारे पास आज़ादी नहीं थी। शूट करने की प्रॉब्लम, किस जगह शूट करेंगे, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, इतने बड़े क्रू को लेके जाना, वहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब अकेले। तो ये इस मूवी का बजट कितना हुआ है जो लगा है इस मूवी पे? बजट तो बस ना ही पूछें। और नहीं, कितनी एक्सपेक्टेशंस है, कितना कमाए इस मूवी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? की बात बताऊं, डॉक्टर साहब ने जब मुझे ये स्टोरी सुनाई और जब ये बात हुई तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या बजट है और आप क्या कमाएंगे? उन्होंने कहा मुझे कमाना नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए वो टर्म तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ना कि फिल्म बिजनेस कितना करेगी। जो इनका नैरेटिव था, जो इनका मकसद था लोगों तक मैसेज पहुंचाना, उसके लिए हमें थोड़ा टाइम भी लग गया। ज़ाहिर सी बात है, फाइनेंस और ये सारी चीज़ें अरेंज करना आसान नहीं होता। और जब आप उस वक्त ये सोच रहे हो कि एंटरटेनिंग नहीं है, हो सकता है लोग देखने ना आए, लोग कहते हैं कि यार हमें तो ये सब देखना ही नहीं है, लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर है, ये अपने मुल्क से मोहब्बत है,
बलूचिस्तान से डॉक्टर साहब ने मोहब्बत का इजहार किया है कि मैं वो चीज़ दिखाऊंगा जो लोगों को पता नहीं है। और ये हकीकत है, हमारे मुल्क की जो एक पसे पर्दा है जो बहुत से लोगों को नहीं पता, तो उसको आपने उजागर किया। अच्छा, 3 मार्च को कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी का उसका दिन है, सफे मातम उसके बाद बिछ गया था आपके पड़ोसी मुल्क में। आग लगी थी उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के बाद। जो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, मैं कहना चाहूँगा कि एक तो हमने इस मूवी को बनाया इसलिए कि दुनिया देखे कि बलूचिस्तान के साथ हुआ क्या, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म का विक्टिम भी है। और फिर इंडिया ने इस, जो हमारे देखने वालों को पता होना चाहिए, इंडिया ने पिछले 3 सालों में तकरीबन 3 फिल्में रिलीज़ की हैं, जिसमें उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि वो बलूचिस्तान को फोकस कर रहे हैं और वो हमारी स्टेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और वो उन फिल्मों के अंदर भी दिखा रहे हैं कि वो वहाँ होने वाले टेररिज्म के पीछे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो टेररिज्म है, जो बेगना लोगों का खून बहाया जा रहा है, जो फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, उनको वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पिछले अरसे में एक मेजर गौरव आर्या ने जो उसके ऊपर अपने टीवी प्रोग्राम में भी ओपनली इस बात का एतराफ़ किया कि हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं, और उसने मोबाइल लहरा के दिखाया कि जी मेरे पास लोगों के कॉन्टैक्ट्स भी हैं। तो अभी रिसेंटली उन्होंने एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ की जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि कुलभूषण यादव को ईरान से पकड़ के लाया गया, वो वहाँ था ही नहीं। तो अब ये जो वन साइडेड नैरेटिव है जो दुनिया में बार-बार सेटिंग हो रहा है, उस हवाले से भी दुनिया में जा रहा है, बाहर उसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो एक फेक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, उसका पाकिस्तान में कोई जवाब नहीं था। मेरी जो सबसे मेन कोशिश थी कि हम एक ट्रू नैरेटिव दुनिया को दें। अगर इंडिया अपना झूठ बेच सकता है पूरी दुनिया में, तो हम सच क्यों नहीं? अभिनंदन को हीरो बना दिया। लाइक मैं इतना सरप्राइज होता हूँ सोच पे कि भाई एक बंदा जो मिशन पे आया, उसका मिशन फ्लॉप हुआ, वो गिरफ्तार हुआ, उसके बाद वो हीरो बना दिया उन्होंने कि यार तुम लेके जा रहे हो उसको, हीरो कैसे बना सकते हो? एजेंडा सेटिंग। अच्छा, हमारे साथ अभिनंदन के लिए एक डायलॉग है बड़ा अच्छा, अगर आप लोग मुनासिब प्लीज हुमायूं साहब आपको बताएं अपने अंदाज में। इसी वो इन्हीं का डायलॉग है, तो वो अगर आप आपके जो हीरो के अंदाज में अभिनंदन के इस टाइम बैठा नहीं सर, अब वो टाइम पे जब उसी टाइम पे जब कुछ तो हमें मिले ना यहाँ मूवी से, कुछ तो एक फेमस डायलॉग आपका क्या है? थोड़ा फेमस डायलॉग आपने इसमें इसके जो हमने ट्रेलर चलाया है उसमें फेमस डायलॉग है इसका कि ये बॉलीवुड नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली जीतते तो हर जंग ये बॉलीवुड में जीतते हैं ना। समझते बॉलीवुड में आपने उसको गिरा दिया, उसको मार दिया तो आप सब कुछ जीत गए। हकीकत क्या है? हकीकत को आप फेस करें ना। तो उसमें डायलॉग ये है कि ये बॉलीवुड नहीं है जो जहाँ क्लाइमैक्स में तुम लोग हर जंग जीत जाते हो। ओके, दैट्स वेरी नाइस। बल्कि वो ट्रेलर में भी है। एक और चीज, कनान भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि एक तो डेट के हवाले से भी आप बताएं कि कौन सी डेट अच्छी रहेगी इनके लिए रिलीज करने के लिए मूवी, और दूसरा इस मूवी के बारे में प्रेडिक्शन कीजिएगा कि बॉक्स ऑफिस पे कैसी रहेगी। हाँ, देखिए 3 मार्च की इन्होंने बात की, अगर ये 3 मार्च 2023 को रिलीज करते हैं मूवी तो ये एक अच्छी डेट रहेगी और मुझे लगता है कि अच्छा बिजनेस करेगी मूवी। और इसके अलावा हम लोग अगर बात करें 2023 में, तो 2022 के लिए मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कम बैक करेगी, लेकिन 23 में नेक्स्ट लेवल पे जाएगी इंशाल्लाह। और मीडिया के लिए उससे भी ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड है, यानी जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है या फिर टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, इसमें बोल न्यूज़ के बारे में बताएं 2023 कैसा रहेगा। अभी तो हम नंबर 1 चैनल पे हैं, आगे भी नंबर 1 और सारे मीटर रेटिंग्स हम फाड़ देंगे। जी बिल्कुल, आग लगा देंगे। बेहतरी 2023 में देख रहा हूँ मैं बोल न्यूज़ के लिए। और वैसे भी पाकिस्तान में ओवरऑल जो न्यूज़ इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, उसमें तरक्की होगी और ये भी एक अहम रोल प्ले करेंगे पाकिस्तान की मैशियत में। तो फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत तरक्की करती नजर आ रही है और मेरी दुआ भी है कि इनकी मूवी अच्छा बिजनेस करे इंशाल्लाह। इसका कॉज बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही। मैं शुरू में कहा भी कि पाकिस्तान की मूवी है और पाकिस्तान, जारी बात है जो पाकिस्तान के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आवाम जो है हमारी जो पाकिस्तानी है उनको भी ये मूवी जरूर देखने जाना चाहिए। अच्छा हुमायूं, कुछ आपसे शूटिंग के हवाले से पूछना चाहूंगा। हाउ वाज द शूट? हाउ वाज द शूट? आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो तो बताया आपने। कोई ऐसा वाकया जो कि शूट के अंदर हुआ हो जो कि हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करना चाहें? असल में डॉक्टर साहब, अगर आपको याद होगा जब हम फाइटिंग सीक्वेंस कर रहे थे जी, तो फाइटिंग सीक्वेंस हम कर रहे थे तो इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मतलब हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ठंड थी कोयटा में। और वो एक चीज़ और आपसे जो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं ना जो मरी कैंप वाले सीक्वेंस की, जो वो उसको एक स्टंट उससे निकल नहीं रहा था वो बाहर। एक हमारा जिसको सामने मेरे साथ फाइट करनी थी, और वो रियल लोकेशन थी जहाँ कुछ टाइम पहले टेररिस्ट का एक्चुअल कैंप हुआ करता। अच्छा, हमने उन जगहों पे जाके फिल्म शूट की है। ये कोई ऐसे नहीं कि कहीं सी जगह खड़े थे क्रोमा लगा दिया।
अच्छा, रियलिस्टिक आपने एक्चुअल जहाँ पे चीजें होती रही हैं वहीं पे जाके शूट किया। जहाँ टेररिस्ट की प्रेजेंस थी जिसको फोर्सेस ने क्लियर करवाया हुआ था और हमें पुलिस से ज़्यादा हमारा रब्ता था वहाँ जो, तो उन्होंने हमें कहा कि आप इस एरिया में ना जाएं तो क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने हुमायूं साहब की मैं तारीफ़ करूँगा, इनकी दिलेरी की भी। मैंने इनसे बात की क्योंकि इनका मेन सीन था और एक दो लोग साथ थे, तो मैंने इन्हें कहा कि यहाँ हम जाएं। तो उसमें बाज़ लोग मजाक कर रहे थे इनके साथ कि कहीं कोई रॉकेट आ सकता है। वो बलूचिस्तान में मशहूर है कि दूर से रॉकेट लॉन्चर फेंक देते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम चलेंगे। वो हुआ क्या जो आप बताए थे कि फाइट सीक्वेंस में? वो फाइट सीक्वेंस में उसको किसी ने इधर उधर से किसी ने मजाक में ना उसको कोई एक अजीब सा एक्शन बता दिया। अब उससे हम कह रहे हैं कि ये नहीं करना और वो वही कर रहा था, वो आखिर तक वही करता रहा। उसी कैरेक्टर से बाहर ही निकले। वो पता नहीं, हालांकि वो अच्छा फाइट करने वाला था, लेकिन उसके जहन में पता नहीं क्या एक चीज़ आ गई। वो जो हमारी पुरानी फिल्मों में ऐसे ऐसे करके भागते हैं ना, वो उस तरह का कुछ उसके अंदर आ गया और उसको सिखा सिखा के थक गए कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना। और वो बार बार वही करे और ठंड इतनी ठंड थी कि मैं बता नहीं सकता। चलें, खैर ये चीज़ें भी मेमोरीज होती हैं जो मूवी में आपको याद रहती हैं, फिर जब आप वो सीन देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि ये कितनी मुश्किल से सीन किया है। खैर आगे बढ़ेंगे, कनान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। एरीज के बारे में आप बता चुके हैं, अगली तारीख की तरफ बढ़ते हैं, बताइए कि 2023 कैसा रहेगा। देखिए, एरीज के बाद अगर मैं बात करूं तो टॉरस लोगों के लिए ये साल काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अगर टॉरस लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं घर, तो ये बेस्ट टाइम है उनके लिए और अपने करियर में बेहतरी ला सकते हैं। जो बिज़नेस का आगाज़ करना चाहते हैं टॉरियंस, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। तो ये साल काफ़ी बेहतरी लेके आ रहा है। अच्छा हुमायूं साहब, आपका स्टार कौन सा है? मेरा है लिब्रा। अच्छा, लिब्रा के बारे में बता दें। लिब्रा लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा है और अगर मैं रेट करता हूँ इस साल को तो नंबर 1 पे लिब्रा आता है, उसके बाद फिर लियो है, वाओ, और फिर उसके बाद कैंसर आता है, फिर टॉरस है। आपका कौन सा ज़ोडिएक साइन है? मेरी 15 फेब है डेट, इस हिसाब से स्पाइसेस होगा। आपका एक्वेरियस। अच्छा, एक्वेरियस के लिए कैसा है? बारे में बता दें थोड़ा। एक्वेरियस के हवाले से बताएं। अच्छा, थर्ड है कि अगर आपकी 2 प्रेडिक्शन ठीक ना हो, ये मूवी और बोल्ड न्यूज़, तो मुझे लगता है ये आपको बुलाएगी। नहीं, अभी तक जितनी वैसे प्रेडिक्शंस रही हैं सब जिन्होंने अगस्त और जुलाई में प्रेडिक्शन की थी सियासत को लेके, वो आज हमारे सामने आ रही है, साबित हो रही है। मेरी प्रेडिक्शन ठीक हुई है तो उन्होंने नहीं कोई बात नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं, जमनाई पे। जमनाई लोगों की अगर बात करूं तो इनकी हेल्थ के वाले स्टार का थोड़ा बता देते, मुझे भी एक्वेरियस के बारे में बता दें। एक्वेरियस काफ़ी क्यूरियस है ये जानने के लिए। एक्वेरियस लोगों का काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है। एक्वेरियस ने 2022 में काफ़ी एक बैड पैच देखा है, स्पेशली अपने रिलेशनशिप के हवाले से, करियर के हवाले से। कुछ फैमिली मेंबर्स या लोगों के साथ जो आपके करीबी हैं उनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहीं ना कहीं रही हैं। कह रहे हैं, मेरे साथ तो ये हुआ है। बट ये है कि अभी 2023 का जैसे ही आगाज़ होगा और आपका मंथ आएगा, जो रूलिंग मंथ है आपका फेब, उससे ऑनवर्ड जो है एक्वेरियस लोगों की बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, करियर में, बिजनेस में बेहतरी आएगी। और होपफुली अगर आप मार्च में रिलीज करते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए जो है ना काफ़ी बेहतरी आएगी और बहुत अच्छा साल है। ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आएगी एक्वेरियस को, बट ये है कि जो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं उसमें इंशाल्लाह रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है और मिड के बाद तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ओके, आप कैप्रिकॉर्न के हवाले से बता दें, दैट इज माय स्टार। कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए देखें जी, सबसे आइडियल सिचुएशन इस टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी खरीदना, घर बनाना या बिजनेस करना है। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स, तो उनके लिए बेस्ट टाइम पीरियड है। लास्ट 1.5 से 2 साल उनके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। एक टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें मुश्किलात रही, हेल्थ इश्यूज रहे, स्पेशली जो रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं फेस की उन्होंने। अभी ये है कि उनको सिर्फ अपने स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अगर स्टमक से रिलेटेड कोई भी इशू फेस करते हैं तो उसको थोड़ा सा सीरियस लें, लाइट ना लें, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज उनके लिए अच्छी चीज़ें बिजनेस के वाले से काफ़ी बेहतरी बनती नज़र आ रही। प्रॉपर्टी में अगर ऑलरेडी ख़रीदी है तो बेनिफिट्स मिल सकते हैं, अगर ख़रीदने जा रहे हैं तो भी उनके लिए फ्यूचर में काफ़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी। बस ठीक है। तो हमारा जेमिनी रह गया। अब आगे जेमिनी लोगों की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ के हवाले से थोड़ी सी केयर करने की उनको ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फैमिली मेम्बर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। बिज़नेस में जो जमनाई है उनके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे पेशरफ्त होती नज़र आ रही है। जो जमनाई आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल जमनाइज़ के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फिर नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन कैंसर। कैंसर लोगों के लिए इस साल में
अगर शादी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है। आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं उसके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं नज़र आ रही। बिकॉज कैंसेरियन को मून रूल करता है। इस साल का जो नंबर बनता है वो केतु का है। केतु और मून जो है बिल्कुल ऐसे है जैसे मिरर में आप सामने खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ये। तो जो भी इनके ड्रीम है वो कम ट्रू होते हुए नज़र आ रहे हैं कैंसेरियन के। बट प्रॉब्लम क्या है कि कैंसर लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, ख्वाबों में तरक्की करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते, लेज़ी होते हैं। तो उनको चाहिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें, अपनी लेजीनेस को ओवरकम करने की कोशिश करें। उनके लाइफ पार्टनर्स को इनको धक्का देते रहना चाहिए कि चलते रहो। एक बंदा पुश करने वाला चाहिए धक्का देते रहना चाहिए तो वो ज़रूर होना चाहिए। और अगर कैंसर का कोई लियो या एरीज फ्रेंड है तो वो उसको पुश कर सकता है, काफ़ी होगा उसकी लक के लिए। तो ये इनके लिए अच्छा साल है। लियोस की अगर मैं बात करूँ तो लियो का निशान शेर है। हमेशा शेर तभी एक्टिव होता है जब भूख लगती है, अदरवाइज सोया रहता है। तो लियोस भी पिछले 1.5 साल 2 साल से सोए हुए थे, एक्टिव नहीं थे, लेजी थे। ये वो टाइम पीरियड है जो लियोस को भूख लग जाएगी एट द एंड, और फाइनली वो अपने लिए कुछ कर पाएंगे। तो अच्छा साल है उनके लिए। करियर के हवाले से बहुत अच्छा साल है। और ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा साल है उनके लिए। घर परचेज करना चाहते हैं मिड के बाद, उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो लियोस के लिए काफ़ी अच्छा साल है। वर्गोस की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप के हवाले से इंप्रूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि रिसेंटली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देख रहा था मैं वर्गोस के। तो उनके लिए अच्छा साल आता हुआ नज़र आ रहा है। फिर करियर और बिजनेस में बेहतरी है। हेल्थ के हवाले से थोड़ी सी वर्गोस को केयर करने की ज़रूरत रहेगी, अदरवाइज़ उनके लिए साल काफ़ी बेहतर रहने वाला है। फिर उसके बाद लिब्रा की बात तो हमने ऑलरेडी कर ली कि लिब्रास के लिए काफ़ी अच्छा साल है और कुछ ड्रीम्स उनके भी पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और फेम के वाले स्पेशली जो लिब्रास मीडिया इंडस्ट्री में है या यूट्यूब करते हैं या सोशली कोई काम करते हैं तो उनके लिए फेम के हवाले से काफ़ी अच्छा साल रहने वाला है ये लिब्रास के लिए। रिलेशनशिप के हवाले से भी इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। तो बेस्ट टाइम पीरियड है उनके लिए। आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियंस की बात करूं तो बिजनेस और प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत अच्छा साल है। जो स्कॉर्पियन स्टूडेंट हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। अगर आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस कर रहे हैं स्कॉर्पियंस तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं मुझे। फिर उसके बाद सजिटेरियस की अगर मैं बात करूँ तो इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस साल में। इनको साल के पहले 3 महीने जो है वो ओवरकम करने की ज़रूरत रहेगी, अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ को, अपनी पर्सनल लाइफ को और एक सोर्स ऑफ इनकम को कंट्रोल करने के हवाले से। यानी अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं अपने अखराजात को कंट्रोल करें, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। यानी जितनी इनकम है उससे ज़्यादा अखराजात हो रहे होंगे और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगी। अगर कोई इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं, सजिटेरियस है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद हमारा कैप्रिकॉन बता चुके हैं, हम बता चुके, एक्वेरियस बता चुके हैं, लास्ट इज पाइसेस। पाइसेस लोगों के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम पीरियड है। नए कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, नई लर्निंग के वाले से नई स्किल सीख सकते हैं, नए बिजनेस का आगाज़ कर सकते हैं। तो इनके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। मिड तक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेंगी बट इनका अपना मंथ गुजरने के बाद चीज़ें ग्रेजुअली इंप्रूव होती नजर आ रही है। सही। अच्छा, क्रिप्टो में लोग बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्रिप्टो बीच में देखा 2022 बहुत बुरा रहा क्रिप्टो वालों के लिए, तो 2023 में कुछ अच्छा ही नज़र आ रही है क्रिप्टो की ट्रेडिंग में। क्रिप्टो की अगर मैं बात करूँ तो क्रिप्टो की काफ़ी प्रेडिक्शन आपके शो में भी मैं देता रहा हूँ और उस टाइम पीरियड में अप डाउन होता भी रहा है, सही होती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे लगता है 2023 में क्रिप्टो तो डाउन ही रहेगा बट इसका अल्टरनेट सामने आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आएगी जो क्रिप्टो को भी पीछे छोड़ देगी। कोई नया तरीका जो है वो एक नया बूम आने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्रिप्टो में तो चीज़ें डाउनफॉल की तरफ रहेंगी मिड तक, उसके बाद थोड़ी बेहतरी आती नज़र आ रही है बट कोई अल्टरनेट कॉइन या समथिंग लाइक दैट कुछ इस तरह से ऐसा आता हुआ नज़र आ रहा है जो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। चलें, थैंक यू सो मच कनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच हुमायूं अशरफ एंड डॉक्टर इरफान, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी मूवी आने वाली जो है वो इंशाल्लाह सुपर डुपर हिट हो और बहुत अच्छा फीडबैक आपको आए और बॉक्स ऑफिस पे ये कमाल कर दिखाए और अच्छा बिजनेस करे। और इसी के साथ ही एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और टेबल पे सामने आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत सा केक रखा हुआ है। ये जो उन्होंने बना के दिया है H&H डिलाइट्स ने, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी इनका क्योंकि उन्होंने न्यू ईयर के लिए हमें ये केक बना के भेजा। थैंक यू सो मच। आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, इनका फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है H&H डिलाइट के नाम से।
चलें जी, आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। कल हमने आपसे कहा था कि अगर आपको इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से जानना है या सूद के हवाले से डिटेल्स जाननी है, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा इलियास सत्तार साहब। उनको वेलकम कहेंगे, उनसे जानेंगे कि असल में सूद है क्या और इस्लाम में इसको हराम क्यों करार दिया गया है। तो अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया। सबसे पहला सवाल करना चाहूँगी अल्लामा साहब आपसे कि इस्लाम से पहले सूद की शक्ल क्या थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। रिबा जो है ये बहुत पुराना चीज़ है, और कुरान में जब रिबा को बैंड किया तो ये वो रिबा था जो यहूदियत के दौर में भी था, ईसाईयत के दौर में भी था, और जब कुरान का नुज़ुल हो रहा था उस वक़्त भी था। तो रिबा तो था, और उसी रिबा को बैंड किया गया। तो वो रिबा क्या था ये मालूम होना ज़रूरी है। और कुरान के रोशनी में तो बड़ा क्लियर है कि उधार होता था और उस पर कंपलसरी प्रॉफिट देना होता था, भले नुकसान हो। और यही शक्ल था उस ज़माने में, और उससे पहले भी रिबा का शक्ल कि कोई अगर उधार लेता था तो पीरियड फिक्स होता था, और अमाउंट जो दिया और वापस कितना लेगा वो फिक्स होता था। और जब वो टाइम अराइव होता था तो वो देने वाला लेने वाले से पूछता था कि अभी तुम इस पोजीशन में दे सकते हो। अगर नहीं दे सकता था तो उससे वो जो टाइम पीरियड इंक्रीज़ होता था, तो अमाउंट जो दिया था कर्ज और उसके ऊपर जो मार्कअप था वो सब ऐड होके, और फिर उसके ऊपर से मज़ीद एक्सटेंडेड पीरियड के लिए मार्कअप ऐड करके फिर बताता था अब इतना देना होगा। तो अब पॉइंट यह है कि अभी जो बैंक का मार्कअप है वो भी ऐसे ही है ना कि भाई वो टाइम के लिए देता है और मार्कअप फिक्स होता है रिलेटेड टू टाइम, और प्रिंसिपल अमाउंट होता है। अच्छा, और मार्कअप हर सूरत में। अल्लामा साहब आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि लोग जो हैं जो किसी के कारोबार में इन्वेस्ट करें या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके सिर्फ मुनाफा लेते हैं, अपनी खिदमात नहीं देते हैं, तो क्या वो भी सूद में शुमार होगा? नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। अगर वो प्रॉफिट ले रहा है हर महीना तो वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहलाएगा ना, वो तो एक किस्म का डिपॉजिट होगा जिसके ऊपर मार्कअप ले रहा है। इन्वेस्टमेंट के मैंने अगर प्रॉपर्टी का रेट इंक्रीज करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, डिक्रीज करेगा तो उसका नुकसान होगा। इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं। और जो लोन दे दिया उसके ऊपर प्रॉफिट ले रहा है तो वही तो मार्कअप होता है। अगर इन्वेस्टमेंट आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ नॉट रिबा। सही लामा साहब, ऐसी रिवायत भी मिलती हैं कि सहाबा के दौर में भी उधार अगर वक्त पर वापस ना किया जाए तो उस पर पेनल्टीज़ लगाई जाती थी। तो इस्लामिक बैंक्स को पेनल्टी की इजाज़त क्यों है फिर? हाँ, ये मैंने सवाल पूछा था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में। तो वो जो साहब स्टेज पे बैठ के थे उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। वो बोले कि इस बैंक के पेनल्टी क्लॉज को साबित करने के लिए वो सहाबा के एग्जांपल दे रहे थे कि एक सहाबा ने दूसरे को पैसा कर्ज दिया और बगैर प्रॉफिट के दिया, वैसे फ्रेंडली लोन दिया, लेकिन वो बोले थे कि मंडे को देंगे। तो वो बोले अगर मंडे को नहीं दोगे और अगर लेट करोगे तो फिर इतना पैसा सदका करना होगा तुमको। अच्छा, बाद में फिर खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि उनके सदक़े में और हमारे पेनल्टी क्लॉज में दो फ़र्क है। एक फ़र्क ये है कि उनका वन टाइम सदका था कि इतना पैसा सदका देना है और वो जितना भी लेट करे वो इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन बैंक के साथ पेनल्टी में यह है कि जितना महीना डिले करेंगे उतना वो बढ़ते रहेगा। और दूसरा फ़र्क यह है कि अगर वो सहाबी पेनल्टी नहीं देते तो क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब देते, लेकिन अगर कोई दुनिया का बोरोवर अगर पेनल्टी ना दे तो वो कोर्ट में जाके उस पेनल्टी को वसूल करेंगे। तो ये दो अहम फ़र्क है। तो इसी में तो मैंने बोला भाई यही तो है सूद कराने का, तो इसी को तो सूद बोलते और किसको बोलते हैं? तो वो सूद नहीं था, ये सूद है। वो पेनल्टी वन टाइम था। इलेक्ट्रिक बिल के पीछे भी एक ज़माने में आता था कि ड्यू डेट के बाद दोगे इतना पेनल्टी, लेकिन आप जितना भी डिले करें लाइन काट देगा, लेकिन पेनल्टी और फिर नहीं लगाते रहेगा। तो ये फ़र्क है सहाबा के पेनल्टी में और हमारे पेनल्टी में। तो खाली वो पेनल्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले, वो भी करते थे हम भी करते थे, इज़ नॉट इनफ। वो कैसा पेनल्टी करते थे, हम कैसा पेनल्टी करते थे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा इलियास सत्तार साहब, इस्लामिक रिसर्चर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि सूद क्या है और किस तरह से इस्लामिक बैंकिंग में आप इसको कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही आज का हमारा शो होता है ख़त्म, लेकिन ब्रेक के बाद एक रिकॉर्डेड सेगमेंट है। आज फ्राइडे है,
कमांडर सिटी होते हैं हमेशा फ्राइडे को हमारे साथ उनका सेगमेंट होता है, वो बताते हैं कमांडर सिटी हमारे पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली कराची वालों के लिए क्या अच्छी चीज़ें लेके आया है, तो वो आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन मुझे और कामरान को दीजिए बिल्कुल, अब अगले साल आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। एक नए रेजोल्यूशन के साथ, नई उम्मीदों के साथ, एक नए चैलेंजेस के साथ, कोई नए साल का आगाज करेंगे। नहीं दुआओं के साथ कि अल्लाह हम सबको खैराफियत से रखे और नया साल आने वाला खुशियों का साल लेके आए हम सबके लिए। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह नेगेबान। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। कराची में सिटी प्रॉपर्टीज एक्सपो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका इनेकाद कमांडर सिटी मुसलसल 3 साल से करता आ रहा है। इस एक्सपो के जरिए लोगों के लिए डिस्काउंट पैकेजेस करके कम कीमत में घरों के हुसूल में आसानियां पैदा की जाती हैं। इस बार सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो 2023 20 से 22 जनवरी तक के दौरान मुनाकिद की जाएगी। क्या तैयारियां हैं इसकी और इस बार एक्सपो में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कमांडर बिल्डर्स के रिटायर्ड कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कमांडर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कमांडर साहब, आप सिटी प्रॉपर्टीज एक्सपो लेके आ रहे हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताएं, क्योंकि इतनी महंगाई का दौर चल रहा है, इतने मुश्किल हालात हैं, महंगाई ने लोगों का जीना दूभर किया हुआ है, तो ऐसे में सिटी प्रॉपर्टीज एक्सपो से लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो घर के किचन के मसाइल लोगों को पड़े हुए हैं, तो प्रॉपर्टी में क्या इन्वेस्ट करें वो। तो ओवरऑल जो है, जो हमारी कम्युनिटी है, बिल्डर्स कम्युनिटी, उनको को बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये एक्सपो में इसलिए करने चला हूँ कि इन मुश्किल हालात में घर का हुसूल जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के लिए तो बिल्कुल वो आउट ऑफ रीच होता जा रहा है, तो मैं किस तरह उसको रीच में लेके आऊँ, गरीब लोगों की रीच में लेके आऊँ, मैं किस तरह ऐसे पैकेजेस लेके आऊँ कि उनका भला हो, वो इसमें बुकिंग कराएं और आसानी से अपने घर के मालिक बन जाएं। तो पहले भी हम 3 इस तरह के एक्सपो कर चुके हैं। 2019 में हमने पहला एक्सपो किया था, फिर 2020 में किया था, 21 कोरोना की वजह से रह गया, 22 में फिर हमने बहुत ज़बरदस्त एक्सपो किया और ये चौथा हम करने चले हैं। तो पिछले 3 एक्सपो में तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। फैमिलीज़, ये लोग नहीं हैं, ये फैमिलीज़ हैं जो मुस्तफ़ीद हुए हैं, क्योंकि ये 3 दिन वो होते हैं जब हम बहुत स्पेशल पैकेज ले आते हैं। इवन जो हमारी कॉस्ट होती है एक घर की, उससे भी हम कीमत नीचे कर देते हैं, गिरा देते हैं। स्पेशल पैकेजेस क्या होते हैं, अगर आप डिटेल में थोड़ा सा बताएं? देखिए, अगर हम अपार्टमेंट की जैसे बात करें तो अब एक जो बेसिक अपार्टमेंट, एक बेडरूम का, एक लिविंग रूम, बाथ, टेरेस, अब ये अपार्टमेंट या 2 बेडरूम का अपार्टमेंट हम बहुत इजी इंस्टॉलमेंट्स पे, अगर 15 से 20 हज़ार रुपये महीना आप स्पेयर कर सकते हैं, तो मैं उन लोगों को अपार्टमेंट का मालिक बना दूंगा इंशाल्लाह। मैं चाहूंगी ये बात आप दोबारा से कहें कि 15 से 20 हज़ार रुपये, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। जी जी बिल्कुल, अगर आप 15 से 20 हज़ार रुपये माहाना हमें दे सकते हैं तो इंशाल्लाह इस एक्सपो में हम आपको आपके अपार्टमेंट्स के मालिक बना देंगे। ठीक है? कैसे पॉसिबल है कमांडर साहब? ये अगर हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, डेफिनेटली उनका भी यही सवाल होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। देखें, होता ऐसा है कि ये पूरा जो सिस्टम है कमांडर सिटी का, जो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि वन हेल्पिंग अदर, इस पे बेस कर रहा है, कोई एक शख्स दूसरे की मदद कर रहा है। अब कमांडर सिटी में इसी एक्सपो में हम 4 करोड़ 5 करोड़ के बंगले भी लेके आ रहे हैं अमीर लोगों के लिए, ठीक है। 500 स्क्वायर यार्ड्स पे डबल स्टोरी 8 बेडरूम घर वो हम लेके आ रहे हैं इस एक्सपो में। फिर 250 स्क्वायर यार्ड के 6 बेडरूम हाउसेस भी हम लेके आ रहे हैं। तो जो हम अमीरों के लिए पैकेजेस लेके आते हैं, वहाँ से पैसा जनरेट करके हम गरीबों का भला करते हैं। मतलब ये सिस्टम है पूरा। और ये बात हमेशा से आप कहते हैं कि एक वेलफेयर सिटी है। ये शुरू से है हमारा कि हमने अमीर से लेना है और गरीब को नवाजना है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट, जिसको मैंने कमांडर ब्लेसिंग्स का नाम दिया है, ये अब कंस्ट्रक्ट होने चला है कमांडर ब्लेसिंग्स, जिसमें 1200 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं जो हम इंशाल्लाह सेल करेंगे इस एक्सपो में, और इंशाल्लाह 3.5 से 4 साल में ये प्रोजेक्ट
कंप्लीट हो जाएगा और वो लोग अपने घरों में बस सकेंगे। तो इस पर हमने ऐसा किया है कि तकरीबन आधे पैसे आपने देने हैं और आधे पैसे हम इजी होम फाइनेंस 20 साल के लिए लोन दे रहे हैं। और अगर हम एक बेडरूम अपार्टमेंट हॉल की बात करें जी, तो जी। उसकी एडवांस पेमेंट कितनी करनी होगी, क्योंकि वहीं लोगों की कमर टूट जाती है अक्सर? नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए। सिर्फ 1 लाख? हमारी सिर्फ हमारे कोई भी पैकेज आप लेंगे एडवांस पेमेंट 1 लाख रुपए, जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। आप 1 लाख पे करके 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का बजट अगर आपका है तो हम आपको घर के मालिक बना देंगे। क्या बात है कमांडर साहब, आपने तो कहते हैं ना मेरे कान खड़े कर दिए। कमांडर साहब पहले मुझे बताएंगे, 1 लाख आपने कहा कि सिर्फ 1 लाख, सिर्फ 1 लाख आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी, आपको घर का नंबर अलॉट हो जाएगा या अपार्टमेंट का नंबर अलॉट हो जाएगा, 15 से 20 हज़ार रुपये किस्त होगी। और कितने अरसे तक ये किस्त चलेगी और आपको चाबी कब मिलेगी? आप कब घर में रहते हो? 4 साल का प्रोजेक्ट है। 4 साल का प्रोजेक्ट है। इस 4 साल में तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए आपके हमारे पास आ जाएंगे, हम आपको दे देंगे। उसका जो बाकी 8 से 10 लाख रुपए हैं वो 8 से 10 हज़ार रुपये महीना 20 साल के लिए इजी होम फाइनेंस, इजी होम फाइनेंस, वो भी 8 से 10 हज़ार रुपये होगा। कि अगर मैं 20 हज़ार की बात करता हूँ और 48 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो आप तकरीबन 9-10 लाख रुपए हमें दे रहे हैं, और इतने ही देने हैं आपने, इतने ही मिनिमम देने हैं और घर की हमसे चाबी ले लेनी है, ठीक है। और उसके बाद रहते हुए तकरीबन इतना अमाउंट रहते हुए आपको देना है। दूसरा, हम किस तरह इसको मुमकिन कर रहे हैं कि हम इसी एक्सपो में अपना जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कमांडर कमर्शियल्स न्यू जूड़िया बाजार, वो इंशाल्लाह हम लॉन्च करने चले हैं, क्योंकि उसके एनओसीज अब फाइनल स्टेज में हैं। तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमें एनओसीज जो है वो एक्सपो से पहले मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह 20 जनवरी को हम उसे लॉन्च करने चले हैं। वो हमारा चूँकि कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो वहाँ से जो पैसा जनरेट होगा वो भी हम सस्ते घरों पे लगाएंगे और लोगों को रिलीफ देंगे। अच्छा कमाल साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पे आपसे बनता है कि घर लेने के लिए सस्ती स्कीम वाला घर जो आपने निकाला है एक्सपो में स्पेशली आप लॉन्च करेंगे, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है? आपको कुछ फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे कि आप ये जज कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे? हम 2000 से ज़्यादा घर दे चुके हैं, ठीक है, बुकिंग कर चुके हैं, लेकिन कभी किसी से हमने इनकम नहीं पूछा। आपको पाकिस्तानी होना चाहिए, आपका NIC होना चाहिए, सिर्फ NIC देख के हम घर अलॉट कर देते हैं। मेरे पास इस वक्त सैकड़ों फैमिलीज़ रह रही हैं, वो क्रेडिट पे रह रही हैं, हम एडवांस में चेक्स ले लेते हैं उनसे, लेकिन अभी तक कोई हमें बड़ा मसला नहीं हुआ। एक 2-3 डिफ़ॉल्टर के केस आ भी जाते हैं, फिर हम बैठ के कुछ सेटलमेंट करते हैं। जब बिल्कुल सेटलमेंट नहीं होता तो फिर हम कैंसिल करके किसी और को दे देते हैं, उनको किराए पे शिफ्ट कर लेते हैं। इतने कम 15 से 20 हज़ार रुपये महीना मेरा ख्याल है हर वो शख्स जो मेहनत करता है वो अफोर्ड कर सकता है। इवन आजकल तो मजदूर भी 30-35 हज़ार कमा लेते हैं, 50 तक कमा लेते हैं। उनकी रीच में हम लेके आ रहे हैं कि वो कमाने सिटी जैसी शानदार जगह पे एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सकें। और जिस तरह मैंने कहा कि जो गरीब सिटी में आएगा उसको मैं गरीब नहीं रहने दूंगा इंशाल्लाह। तो 4 से 5 सालों में इंशाल्लाह ये सब करोड़पति बन जाएंगे। जो प्लान्स आपने बताए हैं, हम हर हफ्ते आपसे मिलते हैं, एवरी फ्राइडे आपका सेगमेंट होता है विजन 2040 का, और जितनी अच्छी बातें आप बताते हैं और जो प्लानिंग, जो स्ट्रैटेजीज़ आप बताते हैं हमें किस तरह से आप काम करेंगे, तो हर पाकिस्तानी की डेफिनेटली ख्वाहिश होगी कि वो कमांडर स्ट्रीम में आके बसे, क्योंकि उसकी नस्लें संवर जाएंगी। कमांडर साहब बिल्कुल ऐसे ही देखें, हमारे पास लोगों के पास पैसा बहुत है, हमें पता है कि अमीर लोग भी बहुत हैं, लेकिन वो सारा पैसा दबा के बैठे हैं। अब उनसे पैसा निकलवाना ये गवर्नमेंट का काम है। जो मैं सिस्टम देखें, मेरे पास को पैसा कहीं से तो गैब से तो नहीं आ रहा, मतलब वहीं के लोग जो है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई महंगा घर खरीद रहा है, कोई सस्ता घर खरीद रहा है, कोई एक पैकेज में आ रहा है, कोई दूसरे पैकेज में आ रहा है। किसी एक जगह से हम जनरेट कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे हम लगा रहे हैं। तो यही गवर्नमेंट का काम होता है असल में, कि उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी होती है। हम असल में क्या कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं। लोगों के डिफरेंट उनके जो है जितनी कैपेसिटी जिसकी है उस हिसाब से उसको हम चीज़ दे रहे हैं। जो अमीर आदमी उसको बहुत शानदार घर दे रहे हैं, इंतहाई शानदार, वो 500 यार्ड्स के जी लग्जरी घर दे रहे हैं। वहाँ से एक घर से हम 1-2 करोड़ रुपए कमा के और यहाँ पे 20 लोगों का भला कर रहे हैं, 20 मिडिल लोअर मिडिल का भला कर रहे हैं उस एक अमीर शख्स से। कमांडर सिटी इंशाल्लाह फैलेगा। फिर हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, कमांडर सिटी इस्लामाबाद। हमारी कोशिश है कि अगर उधर से भी हमें कुछ हेडवे मिल जाता है
जो NOCs हैं हमारे, तो हो सकते हैं कि अब 20 जनवरी को इस्लामाबाद भी लॉन्च करें। तो वहाँ भी हम 28 लाख का बंगला लेके आ रहे हैं। कमांडर साहब, आपने तो ना फेंट कर देना है किसी दिन शो पे मुझे। आप ऐसी ऐसी खबरें देते हैं कि जो आप अमाउंट जमा कर रहे हैं उससे आप IMF का कर्जा उतारेंगे, इतने सस्ते कम बिल्कुल कम कीमतों में घर अपार्टमेंट्स, किसी दिन ऐसा लग रहा है कि हवाइयां उड़ जाएंगी। कमांडर साहब, मैंने तो दे दिए हैं ना, मैं तो पिछले ये मेरा 4था साल है कमांडर सिटी बिल्कुल, का, और तो आप तो रह रहे हैं ना एग्जैक्टली, और जो देखना चाहते हैं वो कमांडर सिटी में जाके खुद देख सकते हैं। वहाँ पे काफी सारी फैमिलीज अभी बसी हुई हैं। जी, लोगों से मिलें, फिर सोशल मीडिया पे चले जाएं। लोग डिफरेंट कमेंट्स भरे हुए हैं सोशल मीडिया कमांडर सिटी के लोगों के कमेंट्स, एक दफ़ा उनको आप देखें, कमेंट्स उनके सुने, वहाँ के सुकून से लोग रह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये एक इट्स अ साइलेंट रेवोल्यूशन कमेगा इंशाल्लाह। एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू कमांडर साहब कि आपने इतना इस आवाम के बारे में सोचा, अपने लोगों के बारे में सोचा, कि अपने मुल्क के लिए करने की जो डेडिकेशन है आपकी, सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू कमांडर साहब, एंड रियली वी सैल्यूट यू एज ए नेशन। और कमांडर साहब, आखिर में मैं चाहूँगी, हमारे शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, आपकी जो एक्सपो आने वाली है उसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को कि वो आएँ? देखिए, मैसेज मेरा यही है कि प्रॉपर्टी पे जो स्पेशली बिल्डर्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सोचते हैं कि हम इन्वेस्ट करें ना करें। ठीक है, कमांडर बिल्डर्स का अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त नाम है। हमने मतलब मोस्ट रिलायबल हाउसिंग स्कीम अवार्ड भी लिया है, हमने बेस्ट हाउसिंग स्कीम अवार्ड भी लिए हैं। हमने जो कहा वो डिलीवर किया, जो टाइम दिया उस टाइम में हमने चीज़ें डिलीवर की हैं। हम पे एतमाद करें और आएँ एक्सपो में और इसका हिस्सा बने इंशाल्लाह। तो ज़रूर जाइएगा अभी एक्सपो में और इसका हिस्सा बनिए, कमांडर सिटी का हिस्सा बनिए, ताकि आपकी फैमिलीज़, आपकी आने वाली नस्लें संवर सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे और कमांडर साहब को, फिर मुलाकात होगी आपसे मंडे को सुबह 9 बजे। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।